बहुत बड़े विद्वान ये बोले थे कि बहुत तैयारी भी व्यर्थ जा सकती है जब काम समय पर ना हो। मैं उत्तम कुमार स्वागत करता हूं मंगलम क्लासेस में। स्टूडेंट, मैं काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आया हूं और ध्यान देंगे, ये आपके जितने भी एग्जाम होने वाले हैं काफ़ी हेल्प मिलेगा इससे। तो मैं स्टार्ट करता हूं फर्स्ट क्वेश्चन से। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो स्थापना हुआ था 1993 में हुआ था, ठीक है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं भारत के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति जो करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो स्टूडेंट ध्यान देंगे, उद्देश्य प्रस्ताव हमारे संविधान में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। आप जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया गया था, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी, संविधान सभा ने इन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बनाए थे, जबकि सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, संविधान सभा का प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो स्टूडेंट ध्यान देंगे, प्रांतीय संविधान समिति का जो अध्यक्ष थे यहां पर सरदार पटेल। तो इसका आंसर डी सही होगा। सरदार पटेल, आप जानते हैं कि पहली बार मूल अधिकार की अवधारणा कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो 1931 में कराची अधिवेशन में, ठीक है। और उसकी अध्यक्षता सरदार पटेल किए थे, ठीक है। नेक्स्ट, ये आप जानते हैं कि अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद, इनके बारे में भी आपको पता होगा कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नामित किया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का संकल्पना किस देश से लिया गया या कहां से लिया गया? तो ध्यान देंगे, समवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया। कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जैसे मूल अधिकार किस देश की देन है? तो आप इसका आंसर यूएस से बनाएंगे। संघीय व्यवस्था, यहां से संघीय व्यवस्था लिया गया है, ठीक है। संघीय व्यवस्था आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में इसका चर्चा किया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो स्टूडेंट ध्यान देंगे, भारत में जो विधान परिषद है टोटल 6 राज्य में है, ठीक है। ये काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे। आप देखेंगे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, टोटल 6 राज्य में जो है भारत में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। तो इसका आंसर 6 हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विभिन्न मंत्रालयों के व्यय और नियंत्रक महालेखक परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार विमर्श संसद की कौन सी समिति करता है? तो ध्यान देंगे, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का जो प्रतिवेदन पर विचार करता है वो आपका लोक लेखा समिति होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आप जानते हैं कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में इसका चर्चा किया गया है, ठीक है। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 14 सदस्य लोकसभा में और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं, ठीक है। प्राक्कलन समिति, यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ा समिति के रूप में है। इसमें टोटल
30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य लोकसभा का ही होते हैं, इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा हटाकर विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया है? तो ध्यान देंगे 44वें संविधान संशोधन 1978 में ये मूल अधिकार से हटा दिया गया। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार का चर्चा किया गया, जिसको हटा दिया गया और 44वां संविधान संशोधन 1978 से हटाया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 में डाल दिया। ठीक है, आप यहां देखें 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना, जो हमारी प्रस्तावना है उसमें 3 शब्द जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता। तो ये भी ध्यान देंगे, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन, तो स्टूडेंट ध्यान देंगे 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान की आयु सीमा घटाया गया। पहले 21 वर्ष था, अब 18, तो 21 वर्ष से 18 मतदान की सीमा आयु घटाया गया। इसका अनुच्छेद 61 नेक्स्ट संविधान संशोधन 61वां होगा। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो स्टूडेंट ध्यान देंगे पंचायती राज भारतीय संविधान के भाग 9 में है, जबकि ध्यान देंगे एक ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन है। अगर वो पूछा जाए कि ग्राम पंचायत किस भाग में है, तो आप देखेंगे कि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जिसका 36 से 51 में चर्चा किया गया है, और 40 अनुच्छेद में क्या है, ग्राम पंचायत, तो भाग उसका 4 होगा। जबकि यहां पंचायती राज पूछा जा रहा है, तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। भाग 3 में आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा किया गया, यहां से क्वेश्चन पूछती है। और आप अभी मैंने इसका चर्चा किया कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान कहां से लिए है, तो आप यूएस से करेंगे, अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिया गया। ठीक है, भाग 20 जो है ये संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, और भाग 20 में इसका चर्चा है। भाग 15 है जो निर्वाचन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 में इसका वर्णन है, तो भाग 15। और आप लोग को यह पता होगा कि भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग है, 12 अनुसूची है, 395 अनुच्छेद। वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में विवरण दिया गया है? तो आप गौर से देखेंगे, ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। इसमें 241 अनुच्छेद 241 में केंद्र शासित प्रदेश के जो उच्च न्यायालय होते हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है। आप ये भी देखें, यहां से भी एक क्वेश्चन आता है, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन के बारे में चर्चा किया गया है। अगर बिहार का एग्जाम आप देते हैं, बिहार से एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत राष्ट्रपति शासन बिहार में कितने बार लागू किया गया है, तो टोटल 8 बार। ठीक है, ये 79 अनुच्छेद 79 क्या है? तो अनुच्छेद 79 यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि संसद का गठन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में इसका वर्णन किया गया है, जबकि 80 में राज्यसभा, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन और 81 में लोकसभा का गठन। ठीक है, अनुच्छेद 226 ये फ्रेंड ध्यान देंगे कि अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है, अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो भारतीय संविधान के 226 अनुच्छेद के तहत आप हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, जबकि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाकर आप याचिका दायर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजभूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। तो भूमि सुधार, ध्यान देंगे भूमि सुधार का चर्चा भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची में इसका किया गया है। ठीक है, जबकि 8वीं अनुसूची में भाषा का चर्चा किया गया है। यहां से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि 10वीं अनुसूची में, तो 10वीं में दल बदल का चर्चा किया गया है। ठीक है, और 7वीं अनुसूची में यहां से जब आप देखेंगे तो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों के बारे में वर्णन किया गया है, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची का अपना विषय है जो वर्तमान में 100 विषय है। राज सूची में भी कुछ ऐसे विषय है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज किस सूची का विषय है, तो राज सूची का विषय है। रेलवे पुलिस
किस सूची का विषय है? तो राष्ट्र सूची का विषय है। शिक्षा, शिक्षा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, शिक्षा किस विषय का विषय है? तो आप देखेंगे कि समवर्ती सूची का विषय है। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? अभी मैंने इसका चर्चा किया था कि शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? तो स्टूडेंट ध्यान देंगे, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भारतीय संविधान के 21 में इसका वर्णन है, 21 में अधिकार का वर्णन है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार जो है उसमें भी शिक्षा से का जो वर्णन है वो 21 के काम में किया गया। तो इस तरह का क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है। आप देख रहे हैं यहाँ अनुच्छेद, तो इसका आंसर तो 20 सही। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार, जबकि अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार के बारे में वर्णन किया गया है। आप जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार को ही अपना आत्मा और दिल बताए थे। ठीक है, भारतीय संविधान का आत्मा और दिल अनुच्छेद 32 को ही संवैधानिक उपचार को बोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो स्टूडेंट ध्यान देंगे कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका सदस्य नहीं होता, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि राज्यसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि लोकसभा, ये देखिए कि बिहार का अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 40। ठीक है, राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है? तो 16। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? स्टूडेंट ध्यान देंगे, यहां पर देखेंगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1951 में हुआ। ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो एस्टेब्लिश हुआ था, नेशनल डेवलपमेंट कमेटी का जो स्थापना हुई थी, ये 1952 में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष में कम से कम 3 बार राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक होता है, यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, प्रत्येक 5 वर्षों पर वित्त आयोग का गठन किया गया, ये सही है। स्टूडेंट ध्यान देंगे कि ऑप्शन सी इसका आंसर सही होगा। और वित्त आयोग का जो गठन है भारतीय संविधान के 280 अनुच्छेद, ध्यान देंगे 280 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो स्टूडेंट ध्यान देंगे कि भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना है उसमें आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संदर्भ में यहां देखिए कुछ भूगोल का क्वेश्चन है जो काफी महत्वपूर्ण है। ध्यान देंगे कि भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये आप लोग को पता होगा, क्योंकि यहां देखें भारत की स्थिति जब आप यहां देखेंगे, ये अर्थ है, यहां इक्वेटर ये 0 डिग्री का होता है, जिसे भूमध्य रेखा बोलते हैं हम लोग, या विषुवत रेखा। ठीक है, ये कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री का होता है। ठीक है, और भारत की स्थिति यहां है। तो आप ध्यान देंगे कि भारत जो है उत्तर और पूर्व में स्थित है, और यहां ऑप्शन देखें कि भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो हाँ, उत्तरी गोलार्ध में ये सही होगा। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 80 डिग्री 7, ये गलत है, क्योंकि इसका 97 डिग्री 25 मिनट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से हिमालय की किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो स्टूडेंट ध्यान देंगे कि इसका आंसर बृहद हिमालय या महान हिमालय होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। कि आप जानते हैं कि हिमालय जो है ये नवबलित पर्वत है, अभी भी इसकी ऊंचाई बढ़ रही है। वर्तमान में हिमालय की ऊंचाई 8,850 मीटर है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे, अगर इस तरह से क्वेश्चन इसमें भी आता है कि उत्तर से लेकर नीचे तक, दक्षिण तक कैसे हिमालय की स्थिति है, तो देखेंगे ट्रांस हिमालय, फिर हम लोग का आता है बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, फिर हम लोग देखते हैं मध्य हिमालय या लघु हिमालय, मध्य हिमालय ऑब्लिक लघु हिमालय, और लास्ट में हम लोग देखते हैं शिवालिक। तो इस तरह से क्रमवार रूप से सजाने को दिया जाता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बराक नदी किन राज्यों का एक महत्वपूर्ण नदी है?
तो स्टूडेंट ध्यान देंगे, बराक नदी हमारे देश में कुछ ऐसे राज्य हैं जैसा कि मणिपुर और मिजोरम, ठीक है, ये बांग्लादेश में भी इसका बराक नदी का कुछ पार्ट है। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मणिपुर और मिजोरम में बराक नदी बहती है। नेक्स्ट देखते हैं, किस मृदा को रेगूर कहा जाता है? स्टूडेंट ध्यान देंगे, रेगूर मिट्टी जो होती है ये काली मिट्टी को ही रेगूर मिट्टी बोलती है। भारत के जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब में काली मिट्टी का विस्तार ज्यादातर पाया गया है। आप देखते हैं कि काली मिट्टी कपास के लिए काफी उपजाऊ होता है, ठीक है। यहाँ लेटराइट मिट्टी, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लेटराइट मिट्टी जो ईंटें बनती है, लेटराइट मिट्टी का योगदान उसमें ज्यादा रहता है। जलोढ़ मिट्टी, आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, ठीक है, और ये जलोढ़ मिट्टी जो है गंगा किनारे ज्यादा पाया जाता है। आप देखते हैं कि जलोढ़ मिट्टी का, जैसे बांगर जलोढ़ मिट्टी, खादर जलोढ़ मिट्टी, तो देखेंगे बांगर जो होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं, जबकि खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा खरीफ फसल है? स्टूडेंट ध्यान देंगे, फसल में आता है खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल, ठीक है। तो खरीफ फसल का देखेंगे, मक्का भी खरीफ फसल के में आता है, बाजरा भी खरीफ फसल में आता है, सोयाबीन, चावल, इसमें जो होता है कि पानी का मात्रा ज्यादा होता है। जब ये चावल, सोयाबीन, बाजरा, मक्का, ये सब जब रोपाया जाता है या खेत में होते हैं, तो वहां देखते हैं कि वर्षा का दिन होता है। जैसे अभी जून महीना है, तो जून महीना से ये खरीफ फसल बोए जाते हैं। फिर रबी फसल की बात करें तो रबी फसल जैसे गेहूं, ठीक है, गेहूं, ये सब जो है रबी फसल में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सदिश राशि है? स्टूडेंट ध्यान देंगे, सदिश राशि उसे कहते हैं जो परिमाण के साथ साथ दिशा हो। तो ध्यान देंगे कि सदिश राशि नहीं है, यहां क्वेश्चन में है सदिश राशि नहीं है, तो इसका आंसर सी होगा। गति जो है, गति सदिश राशि नहीं है, जबकि विस्थापन, बल और त्वरण ये तीनों सदिश राशि है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूटन गति का पहला नियम जाना जाता है। तो स्टूडेंट ध्यान दें कि जड़त्व का नियम जो होता है न्यूटन का पहला नियम है। सेकंड नियम में आप देखते हैं, सेकंड नियम आप जब देखते हैं तो क्रिकेट में जो कैच करते हैं प्लेयर, हाथ पीछे की ओर खींचता है, तो ये सेकंड नियम का उदाहरण है। जबकि थर्ड नियम में क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है। आप जब बंदूक छोड़ता है तो पीछे की ओर झटका देता है, पक्षी उड़ती है, रॉकेट उड़ता है, तो ये सब तीसरे नियम का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कान, नाक तथा गला की जांच हेतु कौन से दर्पण का उपयोग होता है? तो आप ध्यान देंगे कि अवतल दर्पण का यूज कान, नाक तथा गला की जांच हेतु के लिए किया जाता है। अवतल दर्पण का यूज, यहां से यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवतल दर्पण का ही यूज सैलून में किया जाता है, ठीक है, जबकि उत्तल दर्पण का यूज गाड़ियों के साइड मिरर में किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर अवतल दर्पण होगा, क्योंकि कान, नाक तथा गला की जांच के लिए अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कांच के एक गिलास में पानी के अंदर रखा हुआ नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। स्टूडेंट ध्यान देंगे, इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही, जैसे आप देखेंगे कि भरी बाल्टी में आप छड़ डालते हैं तो टेढ़ा प्रतीत होता है, तो ये प्रकाश का अपवर्तन है, ठीक है। भरी गिलास में नींबू डाला जाता है तो बड़ा दिखा, अपने आकार से बड़ा दिखना, ये प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता हो, जैसे विरल माध्यम में सगर माध्यम में जाता हो, तो उस तरह की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। प्रकीर्णन के कारण सूर्य लाल दिखाई देता है, ध्यान देंगे, क्योंकि प्रकाश जब ये प्रकीर्णन होता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो वो छितराव होता है, फैलाव होता है, उस घटना को प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहां देखिए प्रकाश का प्रवर्तन।
तो प्रकाश का प्रवर्तन होता है कि जैसे ही प्रकाश आया अब इधर प्रवर्तित कर दिया। अगर ये मिरर है, ये प्लेन है, तो प्रकाश की किरणें इधर से आए तो इधर हो गया। तो आपतन कोण, ये प्रवर्तन, ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और यहां डाला गया ये होता है नॉर्मल यानी अभिलंब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस घटना के कारण इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे कि यहाँ प्रकाश का परिक्षेपण होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इंद्रधनुष जो होता है, इंद्रधनुष हमेशा वर्षा के बाद होता है। इंद्रधनुष सूर्य के अपोजिट में होता है, ठीक है। इंद्रधनुष कभी भी दोपहर 20 से 12 बजे नहीं होता है, क्योंकि वो जब भी होगा वो सूर्य के अपोजिट होगा, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरणें बूंदे पर पड़ती है, ठीक है, तो वो एक प्रिज्म के भांति व्यवहार करता है, ठीक है, और उसका रंग बिखराव ही ये इंद्रधनुष कहलाता है। तो ध्यान देंगे, इसका प्रकाश का परिक्षेपण होगा। ये हम लोग का 25 क्वेश्चंस था, और इसका आप देखें काफी बेहतर ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया था। और ध्यान देंगे स्टूडेंट, अभी भी मौका है। एक बहुत बड़े विचारक बोले थे, बहुत बड़े विद्वान ये बोले थे कि बहुत तैयारी भी व्यर्थ जा सकती है जब काम समय पर ना हो। तो ध्यान देंगे, अब ये टाइम आ गया, ठीक है। मैं बार बार वीडियो लाऊंगा और आप लोग ध्यान से देखें। जय हिंद।